बॉब आइगर की जीवन कहानी दृढ़ता, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की कहानी है, जो उन्हें दुनिया की सबसे प्रिय मनोरंजन कंपनियों में से एक डिज्नी के शीर्ष तक ले गई। लेकिन उनके लिए यह यात्रा सीधी और आसान नहीं थी। 1951 में न्यूयॉर्क के ओशन साइड में जन्मे आइगर का परिवार साधारण और मध्यम वर्गीय था। बड़े होते हुए उनका सपना टेलीविजन में काम करने का था और वे समझते थे कि किस प्रकार कहानियां लोगों को नए संसारों में ले जाने की शक्ति रखती हैं। हालांकि उनके सामने एक आसान रास्ता नहीं था। संचार में कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1974 में एबीसी में शामिल होकर मीडिया की दुनिया में अपने पहले कदम रखे। उनकी शुरुआती भूमिकाएं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उन्होंने एक निम्न स्तर के स्टूडियो पर्यवेक्षक के रूप में शुरुआत की। सुबह जल्दी उठकर उपकरण संभालना, कैमरे सेट करना और लाइव प्रसारण की चुनौतियों का सामना करना उनके काम में शामिल था। यहीं पर उन्होंने साहस और दृढ़ता का मूल्य समझा और जाना कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। एबीसी में अपने सफर के दौरान आइगर ने कड़ी मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाई। लेकिन पदोन्नति इतनी आसानी से नहीं मिली और उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक में उन्होंने विभिन्न उत्पादन और प्रबंधकीय भूमिकाओं में काम किया। अक्सर लंबे घंटे काम करते हुए उद्योग की बारीकियों को सीखा। आइगर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे और जिस उद्योग से वे प्यार करते थे उसमें अपनी जगह बनाने के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। समय के साथ उन्होंने एक शांत और भरोसेमंद नेता के रूप में पहचान बनाई, जिन पर किसी भी मुश्किल हालात में काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता था। 1990 के दशक की शुरुआत में वे एबीसी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष बने। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को उच्च स्तरीय स्थितियों का प्रबंधन करते हुए पाया, जिसमें नेटवर्क की प्रतिस्पर्धा, रेटिंग की लड़ाई और टेलीविजन दर्शकों की लगातार बदलती रुचियां शामिल थी। उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े, अक्सर भारी दबाव में, लेकिन उन्होंने समस्या समाधान के लिए एक ठंडे दिमाग से सोचना सीखा, जो उनकी पहचान बन गया। 1996 में डिज्नी ने एबीसी का अधिग्रहण किया, जिससे आइगर के करियर में बड़ा बदलाव आया। अधिग्रहण ने नए अवसरों के साथ नई चुनौतियां भी पेश की, लेकिन इसने उन्हें डिज्नी के करीब ला दिया, एक ऐसी कंपनी जिसकी उन्होंने लंबे समय से प्रशंसा की थी। आने वाले वर्षों में उन्होंने डिज्नी के विशाल और विविध संचालन की बारीकियों को सीखते हुए उच्च पदों पर कार्य किया। अपने बढ़ते पद के बावजूद आइगर विनम्र बने रहे, हमेशा टीम वर्क पर जोर देते हुए और यह मानते हुए कि अच्छी सोच किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी पद पर हो, आ सकती है। उनकी खुली सोच और सोच समझकर जोखिम उठाने की क्षमता ने डिज्नी के बोर्ड का ध्यान खींचा और 2005 में उन्हें माइकल आइजनर के बाद द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि सीईओ बनने के बाद उनके सामने एक नया सेट चुनौती बन गया। डिज्नी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था और एक अग्रणी मनोरंजन कंपनी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही थी। आइगर की पहली बड़ी चुनौती ब्रांड को पुनर्जीवित करना और डिज्नी को एक नए युग में ले जाना थी। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने और वैश्विक स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता को महसूस किया। उनका पहला बड़ा कदम पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो का अधिग्रहण करना था, एक समझौता जिसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय एनिमेटेड पात्रों को डिज्नी में ला दिया और एक शक्तिशाली रचनात्मक सहयोग का मंच तैयार किया। इसके बाद उन्होंने मार्वल एंटरटेनमेंट और बाद में लुकास फिल्म का अधिग्रहण किया, जिसने डिज्नी की पहले से समृद्ध पोर्टफोलियो में एवेंजर्स और स्टार वॉर्स जैसी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी जोड़ दी। हर अधिग्रहण अपने आप में एक चुनौती था,
लेकिन आइगर का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वे चाहते थे कि डिज्नी कहानी कहने में एक अग्रणी बने, जो अविस्मरणीय पात्रों और अनुभवों के माध्यम से लोगों को एक साथ लाए। आइगर की यात्रा असफलताओं से अछूती नहीं रही और अक्सर उन्हें संदेह का सामना करना पड़ा। प्रत्येक अधिग्रहण एक जुआ था जिसके लिए बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता थी और इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए थे। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या डिज्नी इतनी बड़ी संपत्तियों को संभाल सकेगा बिना अपनी पहचान खोए। लेकिन आइगर के नवाचार में विश्वास और डिज्नी की रचनात्मक क्षमता पर उनका आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। समय के साथ उनकी रणनीति रंग लाई और डिज्नी एक वैश्विक शक्ति में बदल गया, जो हर उम्र के दर्शकों को दुनिया के सभी कोनों से आकर्षित करता है। उनके करियर का सबसे बड़ा परीक्षण स्ट्रीमिंग क्रांति के रूप में आया। पारंपरिक मीडिया संघर्ष कर रही थी और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उदय हो रहा था। ऐसे में आइगर ने डिज्नी को उपभोक्ता को सीधे सेवा देने वाले स्ट्रीमिंग की दुनिया में प्रवेश करवाया और 2019 में डिज्नी प्लस को लॉन्च किया। यह एक साहसी कदम था जिसने डिज्नी को डिजिटल युग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी एक बदलती दुनिया में भी फल फूल सके। गुणवत्ता के प्रति आइगर की प्रतिबद्धता और बदलाव को अपनाने की उनकी इच्छा शक्ति ने डिज्नी को डिजिटल युग में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में मदद की, जिससे लाखों ग्राहक जुड़े और डिज्नी की विशाल सामग्री लाइब्रेरी दुनिया भर के प्रशंसकों तक पहुंच गई। इन सभी चुनौतियों के बीच आइगर ने हमेशा जमीन से जुड़े और विनम्र बने रहे। अक्सर अपनी सफलता का श्रेय एबीसी में अपने शुरुआती वर्षों में सीखे गए पाठों और कहानी कहने की शक्ति में अपने विश्वास को दिया। एक स्टूडियो पर्यवेक्षक से लेकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के सीईओ तक की उनकी यात्रा उनके दृढ़ संकल्प, दृष्टि और उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। बॉब आइगर की कहानी केवल व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं है, यह बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की शक्ति के बारे में है। उनकी यात्रा हमें यह दिखाती है कि चाहे आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, समर्पण और दृष्टि के साथ आप महानता हासिल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।